नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, मोदी और बीजेपी की घबराहट बढ़ती जा रही है, जबकि राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ बीजेपी को घेरने का काम करते जा रहे हैं। और राहुल इन दिनों जहां जा रहे हैं वहां से लगभग एक जैसे ही भाषण दे रहे हैं, लेकिन कमाल यही है कि राहुल के हर भाषण पर बीजेपी और ज्यादा घबराती हुई दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी पर वैसे ही प्रहार कर रहे हैं जैसे कोई जंग के मैदान में कोई चतुर योद्धा एक साथ इतने तीर चला दे कि शत्रु पक्ष अपना बचाव ही नहीं कर पाए। आपने महाभारत और रामायण के सीरियल ही कहूँगा, क्योंकि सीरियल के में हमने बहुत नज़दीक से देखा उन चीज़ों को। सीरियल्स में देखा होगा कि कैसे राम के तीरों के आगे उनके शत्रु लाचार हो जाते थे, या अर्जुन के आगे कोई टिक नहीं पाता था। तो ऐसे ही राहुल गांधी के आगे इस वक्त ना बीजेपी टिक पा रही है और न ही मोदी, बल्कि हाल ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी जो मुद्दे खड़े कर रहे हैं, बीजेपी उन्हीं के इर्द गिर्द अपना बचाव करती हुई दिख रही है। बीजेपी का डिफेंसिव होकर खेलना ही बता रहा है कि अब उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई है। अपनी बात आगे बढ़ाऊं दोस्तों, उससे पहले ये राहुल गांधी के एक भाषण के कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि, और उससे आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बात जो रख रहा हूं आपके सामने, राहुल के तीरों की बात कर रहा हूं, आखिर क्यों कर रहा हूं। जरा सुनिए राहुल गांधी को। हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? तो आपने सुना कि राहुल गांधी किस तरह ओबीसी के आंकड़ों को पता लगाने की वकालत कर रहे हैं। अपने इस भाषण में राहुल गांधी ने सबसे पहले कमलनाथ जी का उदाहरण देकर के लोगों को बताया था कि उन्हें चोट लगी थी तो डॉक्टर ने एक्सरे और एमआरआई ही किया था ताकि पता चले कि तकलीफ कहां है। अब राहुल गांधी इसी तरह का एक्सरे देश में करवाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की अपनी सभा में राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेकर नफरत की विचारधारा तक बीजेपी को खूब घेरा। राहुल ने कहा कि जब जातीय जनगणना का सवाल उठाता हूं तो बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी भागने लग जाते हैं, अमित शाह हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये हम पहला काम करेंगे और करके दिखाएंगे कि क्या कुछ होता है जातीय जनगणना के बाद। यानी राहुल अब केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव जीतने की बात भी करने लगे हैं। राहुल का ये कॉन्फिडेंस बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। कुछ और बातें राहुल गांधी ने कही हैं, जरा इसी भाषण में, श्योपुर में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, और क्या कुछ कहा है जरा एक बाइट और लेके आइए राहुल गांधी की, और उसमें समझें कि कास्ट सेंसस को लेकर के जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं उसमें, और खासकर महिला आरक्षण पे। आइए जरा महिला आरक्षण पे भी उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, उस पे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एक एक करके राहुल गांधी आज अपने इस भाषण में मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आए। सुनिए महिला आरक्षण पे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डीनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये 2 लाइनों को आप बदलिए।
और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। तो यहां भी राहुल गांधी घेरते हुए नजर आए और साफ साफ मोदी सरकार पर हमला करते हुए कि महिला आरक्षण में ओबीसी क्यों नहीं है, ओबीसी आरक्षण की बात क्यों नहीं है। और मोदी के हमले इसीलिए अब एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ मोदी के हमले अब कांग्रेस पर और तेज हो रहे हैं। आज एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी पहुंचे और खबर है कि 3 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। एक महीने के भीतर 3 बार मोदी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, कई बार मध्य प्रदेश जा चुके हैं और राजस्थान भी बार बार जा रहे हैं। इससे दिख रहा है कि मोदी को केवल चुनाव जीतने से मतलब है, फिर चाहे देश में जो होता रहे। एक तरफ मोदी चुनाव जीतने के लिए सारे जुगाड़ भिड़ा रहे हैं, तो उधर दूसरी तरफ उनके ही मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर बीजेपी को फंसा दिया है। दोस्तों जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, बीजेपी को, अपनी ही पार्टी को नितिन गडकरी, उनके ही केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने फंसा दिया है। कैसे फंसाया है बताता हूं। दरअसल शुक्रवार को यानी कि कल महाराष्ट्र के वाशिम में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर गडकरी ने कहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में कोई बैनर पोस्टर नहीं लगवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चुनाव में किसी को चाय पानी नहीं पिलाऊंगा। गडकरी ने चुनाव में ईमानदारी की बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन सवाल यह है कि ये बात उन्होंने किसके लिए की है या ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता है और चुनाव में भी बीजेपी सबसे ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल की एडीआर की रिपोर्ट आप देखें तो रिपोर्ट बताती है कि 2022 की शुरुआती जो चुनाव 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों के लिए भाजपा ने 223 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो सभी राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए गए 470 करोड़ रुपए का 47.5% है। बीजेपी इस बार के चुनाव में भी कितना खर्च कर रही है, इसके आंकड़े सामने आ ही जाएंगे। लेकिन क्या नितिन गडकरी ने एक बार फिर मोदी को लपेटे में ले लिया है? और आप एक बात और याद रखिए, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े ओरिजिनल आंकड़े नहीं होते। मोदी जी की एक सभा कितने की होती होगी दोस्तों? आप अंदाजा लगा सकते हैं। कम से कम 10 करोड़ रुपए की होती होगी, लेकिन खर्च कितना बताया जाता है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा नहीं। और ये 5, 7, 10 लाख के आंकड़े एडीआर बता रहा है, क्योंकि ऑफिशियली वही गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खर्च होता होगा। तो इन खर्चों को देखते हुए नितिन गडकरी ने एक बार फिर मोदी को लपेटे में ले लिया है, क्योंकि राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि मोदी अपने उद्योगपति मित्रों की मदद करते हैं और ऐसे ही एक उद्योगपति मित्र के साथ उनके प्राइवेट प्लेन में आराम से बैठे मोदी की फोटो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने संसद में दिखाई थी। मोदी ऐसे ही प्राइवेट प्लेन में घूमकर चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन अब उनके मंत्री बोल रहे हैं कि न पोस्टर लगाऊंगा न चाय पानी पिलाऊंगा। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जो बात कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया पर भी आज नजरें गड़ाए हुए, और राहुल गांधी लगातार मीडिया पे भी बात कर रहे हैं। मीडिया पे क्या कुछ कह रहे थे श्योपुर में राहुल गांधी, जरा वो भी सुनिए। जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। आप देख लेना, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई है देश की, कि जो सारी की सारी लूट हो रही है, ये व्यापम स्कैम जो है, ये सारा का पैसा, ये आपका शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा जो चोरी हो रहा है, ये ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है।
राहुल गांधी पूरा केंद्रित ओबीसी के इर्द गिर्द, और चाहे वो मीडिया हो, चाहे मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, उनकी सरकार हो, इन सब को लपेटे में लेते हुए राहुल गांधी। दूसरी तरफ गडकरी ने फंसा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर नितिन गडकरी ने क्या अपनी ईमानदारी की बात कहकर मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये भी आज समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने ओबीसी पर दांव चलकर बीजेपी को डिफेंसिव होकर खेलने पर मजबूर कर दिया है। तभी अमित शाह बताते फिरते हैं कि हमारे कितने सांसद ओबीसी हैं। अभी पिछले दिनों लगातार वो कह रहे थे, और उनके तमाम लोग कह रहे हैं इतने सांसद ओबीसी के। आप याद कीजिए कि जब ये राहुल गांधी के केस का मामला आया था, उसमें भी ओबीसी के मसले को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन क्या ओबीसी के मकड़ जाल में फंस गई है बीजेपी? क्या राहुल गांधी के चुनावी तीरों से घायल हो चुकी है बीजेपी? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं। आइए सबसे पहले हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। और अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ज़रा आना चाहता हूं सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। राहुल गांधी आज जो भाषण दे रहे थे, इस भाषण के क्या मायने निकालते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, जो राहुल गांधी की पूरी रणनीति है, पहले उन्होंने जो पदयात्रा की वो साउथ से नॉर्थ की, और इस समय जो वो कर रहे हैं, देखिए जिसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कहते हैं, उन्होंने सारे मार्केट सेगमेंट्स को कवर कर लिया है। पहले उन्होंने ज्योग्राफिकल मार्केट सेगमेंट्स को कवर किया, पैदल चल के उसको कवर किया। आज की तारीख में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, जिनकी एस्पिरेशंस अलग हैं, जिनकी आकांक्षाएं अलग हैं, जिनके सपने अलग हैं। एक एक करके सारे मार्केट सेगमेंट्स को वो कवर कर रहे हैं। अब देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सबसे जो इंपॉर्टेंट पक्ष होता है, आप किसी मार्केट सेगमेंट को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक मार्केट सेगमेंट को उन्होंने छोड़ दिया है, और जानबूझ के छोड़ा है, रणनीति के तहत छोड़ा है। और वो मार्केट सेगमेंट है जो पूंजीपतियों का मार्केट सेगमेंट है, जो बहुत रईस लोगों का मार्केट सेगमेंट है। जैसे आपने देखा, जिन जिन लोगों के पास राहुल गांधी जा रहे हैं, वो सारे वो लोग हैं जो कि शिल्पकार हैं, जो हाथ से काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो भगवान विश्वकर्मा के एक प्रकार के पूजा करने वाले लोग हैं। और ये देश के 70% लोग हैं, और इसमें 70% लोग ओबीसी और दलित समुदाय के। तो ये जो मार्केट सेगमेंट उन्होंने किया है, और मार्केट सेगमेंट में जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट है, उसको उन्होंने टारगेट किया है। मोदी जी के साथ जो समस्या है, जो आपने कहा कि राहुल के तीरों से बेहाल हुई बीजेपी, जो बीजेपी की समस्या है, असल में उन्होंने जो पूंजीपतियों का मार्केट सेगमेंट है, केवल उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया, और उनके पैसों के बल पर और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से, जैसे राजीव जी मैं पहले भी कह चुका हूं, ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। जब आप अपना ब्रांड बनाते हैं, उस ब्रांड के साथ अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मैच नहीं करती, तो जो ब्रांड है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आज के तारीख में जो बीजेपी के साथ सबसे बड़ी समस्या है, ब्रांड तो उन्होंने बना लिया, एक मोदी ब्रांड बना लिया, उन्होंने ये दिखाए, सपने दिखाए, लेकिन जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से ब्रांड बनाया था, उसको प्रोडक्ट से मैच नहीं करा पाए। तो एस्पिरेशन लोगों की आपने बहुत ज्यादा जगा दी, और लोगों की जब एस्पिरेशन, बच्चों की एस्पिरेशन, युवाओं की एस्पिरेशन, उनको नौकरी मिलेगी, लोगों की एस्पिरेशन की उनको 15 लाख रुपए मिलेंगे, महिलाओं की एस्पिरेशन की उनको जो रसोई का सामान है वो सस्ता मिलेगा, गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा, किसानों की एस्पिरेशन कि उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी, उनकी आमदनी दुगनी होगी। एस्पिरेशन तो आपने ब्रांडिंग के माध्यम से जगा दिया। लेकिन देखिए राजीव जी, आप खुद देखिए, अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखेंगे, अगर लोगों की एस्पिरेशन को आप बहुत ज्यादा जगा देते हैं
और उस एस्पिरेशन को अपने प्रोडक्ट से और सर्विसेज से मैच नहीं करा पाते, तो आपकी जो क्वालिटी है और जो आपकी इमेज है वो भीषण रूप से गिरती है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी केवल लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। किनको सांत्वना दे रहे हैं? किसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं? किसके साथ खाना बैठ के खा रहे हैं? किसके साथ 5-5, 6-6 घंटे बैठ रहे हैं? जो गरीब हैं, जो मेहनत कश है, उनको गले लगा रहे हैं। इसका मतलब वो कह रहे हैं, देखिए जो मेहनत कश क्लास है वो ये कहती है कि आप हमें केवल शिक्षा दे दो, चिकित्सा व्यवस्था दे दो, हम अपनी रोजी रोटी कमा लेंगे, लेकिन हमारे रास्ते में बाधा मत बनो। तो राहुल गांधी उनको आश्वासन दे रहे हैं। और जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, आप देखिए 3 राज्य सरकार बिल्कुल अलग तरह से खड़ी हैं। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं दी हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से किसानों के और उनके जो फसल हैं उसके दाम दिलाए हैं, कर्नाटका सरकार ने जैसे सामाजिक विद्वेष को खत्म किया है और जिस प्रकार से जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा किया है, तो एस्पिरेशंस को उतना ही जगाया है जिसको वो पूरा कर सके। और राहुल ने जैसे ही जो कहा था उसको पूरा किया। मोदी जी ने जो गलती की अपनी स्ट्रेटेजी में, उन्होंने एस्पिरेशंस को बहुत ज्यादा जगा दिया, उसको मैच नहीं कर पाए, इसलिए आज 9 साल 9.5 साल के अंदर उनका जो पूरा ब्रांड है वो धराशायी हो रहा है। और यही काउंटर स्ट्रेटेजी जो राहुल गांधी की है, जो विश्वकर्मा भगवान के संतान और उनको पूजा करने वाले लोग हैं, उनसे सीधा संपर्क जो स्थापित कर रहे हैं राहुल गांधी, यही काउंटर स्ट्रेटेजी, ये काउंटर नैरेटिव काम कर रहा है फील्ड पे। राजीव जी। जी जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा रविकांत जी आपके पास ही आना चाहता हूं। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, लगातार भाषण दे रहे हैं, जहां जहां भी चुनावी भाषण, और उसमें 2 चीज़ें, एक लोकल इश्यूज को तो वो टच कर ही रहे हैं, लेकिन नेशनल इशू को भी वो साफ साफ, और ओबीसी के मसले को खासकर वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके क्या मायने देखे जाएं, क्या मायने आप देखते हैं इसके? और दूसरी बात, क्या यहाँ से, और खासकर जब से महिला आरक्षण बिल का मामला आया है उसके बाद से, महिला आरक्षण अब कानून बनने जा रहा है, उसके बाद से क्या लगता है कि यहाँ बुरी तरह फंसी हुई है बीजेपी? क्या राहुल गांधी चौतरफा वार कर रहे हैं? और जिस बीजेपी ने राहुल गांधी पर ओबीसी को बदनाम करने का आरोप लगाया था, वही बीजेपी अब ओबीसी के मसले पे क्या यहाँ घिर चुकी है बुरी तरह से? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जिस बात को मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती, वो उसका नैरेटिव है, वो उसके जाल में विपक्ष को फंसाती है। असली जो उसकी ताकत है वो है सोशल इंजीनियरिंग, और उसमें भी खास करके अति पिछड़ी जातियां और नॉन जाटो दलित। ये उसका एक बड़ा वोट बैंक है, जिसके कुछ मुखौटों को उसने लिया, कुछ उनके एक्सप्रेशन को बढ़ाया, और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। राहुल गांधी ने उस इशू को बहुत बारीकी से अब पकड़ा है, समझा है, और ये खास करके समझ आपको दिखाई पड़ रही होगी जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। एक एक चीज को बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है, लोगों की समस्याओं को उनके बीच में जाकर के समझा है, और यही कारण है कि इस समय वो सीधे नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। जो समस्याएं हैं, जो एक्सप्रेशन हैं, जो इस देश की मुश्किलें हैं, समाज की मुश्किलें हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। और जो ओबीसी का इशू है, इसको भी वो 2 तरह से एड्रेस कर रहे हैं। राजीव जी, थोड़ा सा अगर बारीकी से उसको देखिए, वो लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कैबिनेट सचिव है इस देश में 90 में से सिर्फ 3 हैं जो केवल 5% बजट को एलोकेट कर रहे हैं। तो ये तो जो अपर ओबीसी है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो अति पिछड़ा है, जो लोअर ओबीसी है, जो कारीगर जातियां हैं, उन जातियों के बीच में राहुल गांधी सीधे जा रहे हैं। वो कुलियों के बीच में जाते हैं, किसानों के खेतों में जाकर के धान रोपते हैं, और फिर मैकेनिक्स के यहां गैराज में जाते हैं, और अचानक पहुंच जाते हैं एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में, हमारे बढ़ई भाइयों के बीच, जिसको मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो
बढ़ई है, कुम्हार है, तेली है, कहार है, बिंद है, नट है, कंजर है, आपका खरवार है, ये तमाम जातियां जो कहीं पीछे छूट गई थी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी उनके बीच जा रहे हैं और मुश्किलें तो सब पर आई। धंधे चौपट हो गए लोगों के, लोगों की आमदनी घट गई और महंगाई चरम पर है। तो चाहे वो दस्तकार हो, चाहे कारीगर हो, चाहे कुली हो, चाहे किसान हो और चाहे सर्विस करने वाला वर्ग हो, ये आपदा सबके ऊपर आई है। यही मोदी आपदा है। आने वाले वक्त में राजीव जी, जब मोदी के समय का मूल्यांकन होगा तो मोदी आपदा एक फिनोमिना बनेगी कि जिसने क्या क्या सत्यानाश किया इस देश का। उसने विभाजित किया इस समाज को धार्मिक रूप से, जातियों में विभाजित किया, नफरत पैदा की, घृणा पैदा की, हिंसक बनाया समाज को। और उसके बदले में दिया क्या? महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, महंगा टमाटर और अपमान उसके ऊपर से। तो ये जो लड़ाई अब होने जा रही है वो हक और अधिकारों के साथ साथ, वो प्रतिनिधित्व और भागीदारी के साथ साथ सम्मान की भी लड़ाई होने जा रही है। और राहुल गांधी वो विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2013 से लेकर के और 2016, 17, 18 तक वो जिस रैली में जाते थे, जिस समाज को एड्रेस करते थे, वो ऊपरी भाव भंगिमा बना करके कहते थे कि साहब मैं तो ये बनना चाहता था, फौजियों के बीच में मैं तो फौज में भर्ती होना चाहता था, अध्यापकों के बीच में मैं अध्यापक होना चाहता था, मैं वकील बनना चाहता था, न जाने क्या क्या बनना चाहते थे मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी उन लोगों के बीच में जाकर के उनका काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, उस बेकारी को महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को, उस मेहनत को महसूस कर रहे हैं और कारीगर को वो सम्मान दे रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की, जो बहुत सकारात्मक, कि पॉलिटिक्स दो तरह की इस समय इस देश में चल रही है। एक है विध्वंसक राजनीति और दूसरी है रचनात्मक राजनीति। गांधी बराबर जिस रचनात्मक राजनीति की बात करते थे, राहुल गांधी रचनात्मक और व्यवहारिक दोनों ही राजनीति को लेकर के चल रहे हैं। मोदी जी ने जो विध्वंसक राजनीति की है, उसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अर्थव्यवस्था तो चौपट हुई ही, समाज व्यवस्था बर्बाद हो गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मोदी आपदा के रूप में आगे चल करके इस समाज की समस्याओं को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में एक राहुल गांधी भी है, लोग जिसको याद करेंगे कि जिसने लोगों को जोड़ा, जिसने प्रेम और सौहार्द की बात की, जिसने लोगों के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द, उनकी संवेदना महसूस की और क्रिएटिव राजनीति की। झूठ नहीं बोला, फरेब नहीं, सच के साथ राजनीति करना, सत्तापरक राजनीति नहीं बल्कि परिवर्तन की राजनीति। वो परिवर्तन की राजनीति जो 15 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी कि कैसे हम पावर का ट्रांसफर कर रहे हैं। वो पावर, वो सत्ता जो धीरे धीरे हाशिए के तबकों की तरफ बढ़ रही है और वहां पर जाकर के राहुल गांधी उनकी समस्याओं को पहचानते हुए उन्हें उस राजनीति के साथ जोड़ रहे हैं, उस समाज नीति के साथ जोड़ रहे हैं, उस सत्ता की राजनीति के साथ जोड़ रहे हैं। इसी को मैं कह रहा हूं कि वो रचनात्मक और व्यवहारिक राजनीति का गठजोड़ राहुल गांधी ने बनाया है, जो मोदी आपदा और विध्वंसक राजनीति के बरक्स तन करके खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, ये जो राजनीति है राहुल गांधी की, उसमें अब पूरा फोकस उनका ओबीसी पे है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? और बार बार राहुल गांधी ये चुनौती देते हैं कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम इसको ऑलरेडी पब्लिक करेंगे, हम कास्ट सेंसस फिर से करवाएंगे। और वो जो बात यहाँ कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ओबीसी की संख्या या बाकी दूसरे जातियों की संख्या जितनी आज की तारीख में मानी जाती है उससे ज़्यादा है। और ख़ासकर ओबीसी को लेकर, ये ओबीसी की राजनीति में
जो राहुल गांधी आगे निकल चुके हैं इस राजनीति से, राजनीति ही देखा जाए और कहा जाए तो इस राजनीति से कितना फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना घाटा, जैसे जैसे इस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे, कितना घाटा बीजेपी को यहाँ हम देखते हैं और खासकर मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं। मोदी जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी को ओबीसी का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बहुत सारी बातें इन लोगों ने 6-8 महीने पहले की थी। उस हिसाब से भी राजीव जी, आज मैंने राहुल गांधी का भाषण सुना शाजापुर मध्य प्रदेश का, और ये भाषण कांग्रेस की राजनीति में, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में, आगे आने वाले 2024 के चुनाव या उसके बाद के चुनाव में, ये स्पीच जो आज राहुल गांधी की थी वो टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इसलिए कि आज उन्होंने, बात तो बहुत दिनों से कर रहे हैं कास्ट सेंसस की और सबकी, आज उन्होंने उसको बहुत विस्तार से परिभाषित कर दिया तमाम चीज़ों पे। और इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है राजीव जी कि कांग्रेस ने कभी भी कास्ट की, जाति की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा वेलफेयरिज्म की राजनीति की, और उस वेलफेयरिज्म की राजनीति में ट्रिकल डाउन हुआ, बहुत से जातियों को, बहुत से वंचित समाज को फायदा हुआ, लेकिन एक उसका खराब दुष्परिणाम ये हुआ कि वेलफेयर के साथ रिप्रेजेंटेशन का सवाल, यानी भागीदारी का सवाल पीछे हो गया, और इसकी तरफ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी इस बात को प्रचारित नहीं किया कि उन्हीं की पार्टी के अर्जुन सिंह ने ओबीसी का एजुकेशन में, शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया था। कभी आपने कांग्रेस के किसी नेता की रैली में या भाषण में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बहुत मुश्किल से सुना होगा। एक बड़ा बात थी, बड़ी बात ये थी कि वो बड़े भारी वंचित समाज को, 52% जिसकी आबादी है, उसको शिक्षा का अवसर मिला, और अब वो पीढ़ी शिक्षित होकर आ चुकी है। उसमें से तमाम बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकार और तमाम सारे पेशों में आ चुके हैं लोग, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं। ये मील का पत्थर था, लेकिन अफसोस की बात यह कि वो अर्जुन सिंह का जो काम था उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अब राहुल गांधी ने उसको पूरी ताकत लगाई, और आज देखिए, आज शाजापुर की रैली में उन्होंने महिला आरक्षण पे ओबीसी की बात की, कास्ट सेंसस की बात की। उन्होंने एक बात ये भी की कि 90 सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें मात्र 3 ओबीसी हैं केंद्र सरकार में, मोदी जी की सरकार में, कैबिनेट में, और कुछ 2 साल पहले तो एक भी नहीं था। और वो कुल बजट का केवल 5% ही हिस्सा जो है वो वंचित समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनके हिस्से में आता है। ये एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ से राहुल गांधी ने तो घोषणा कर दी और मंशा जाहिर कर दी, कास्ट सेंसस की बात कर दी, विमेन रिजर्वेशन में बात कर दी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात भी हो गई, भागीदारी की बात भी हो गई। अब कांग्रेस को ज़रूरत है, जो कांग्रेस के नेता हैं वो आइडेंटिफाई करें, क्योंकि केवल ओबीसी आरक्षण में भी 5% ही केवल जो बेनिफिट है वो तमाम सारी ओबीसी उन जातियों को मिला जिनकी चर्चा अभी प्रोफेसर रविकांत कर रहे थे, या जिन वर्गों में राहुल गांधी जाते दिखाई दे रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला उन जातियों के, या उन सामाजिक ग्रुप्स के नेता उभर के नहीं आए। ये काम अब कांग्रेस के नेताओं का है कि वो वॉर फुटिंग में उनकी आइडेंटिफिकेशन करें, उनको लाएं पार्टी में, उनको जगह दें और रिप्रेजेंटेशन दें। तब तो ये बात, जो भाषण है वो नीचे तक जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये हो जाता है तो आज राहुल गांधी के भाषण से बहुत साफ हो गया
कि कांग्रेस पार्टी अब सामाजिक न्याय को केंद्र में रख के 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। और अब उनकी जो तब्दीली है राजनीति में, वो अब वेलफेयरिज्म के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी उसके साथ टैग हो गया। ये कांग्रेस में नई बात आई है और इस बात को तमाम वामपंथी पार्टियां भी पहचान नहीं पाई, इसीलिए उनकी ये हालत हो गई। कांग्रेस तो फिर भी कई जगह पे रही क्योंकि उसकी वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स और दूसरे और वोट। दूसरी एक बहुत रेखांकित करने वाली और आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जब से ये मंडल कमीशन के बाद से पार्टियां आई, ओबीसी नेतृत्व को जगह मिली, तब से कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटता गया। तो राहुल गांधी उस चीज को करेक्ट कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल गलती को जो पिछले 30 साल पहले कांग्रेस से हो गई थी, उस गलती को कांग्रेस अब राहुल गांधी करेक्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब उसमें कोई आज की भाषण से कोई संदेह नहीं रह गया है कि कांग्रेस जो है वो 2024 का चुनाव सामाजिक न्याय पर लड़ रही है और खड़गे साहब और राहुल गांधी की टीम है। बाकी अब कांग्रेस के नेताओं को नीचे काम करना होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूँ गर्ग साहब आपके पास। गर्ग साहब, आज के राहुल गांधी के भाषण को और साथ साथ जो अभी प्रशांत जी या हमारे तमाम साथियों ने जो बातें रखी हैं, ज़रा उसको भी मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ाइए अपने हिसाब से। और क्या ये जातीय जनगणना या जाति आधारित या सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए जो कांग्रेस या राहुल गांधी खासकर जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, जैसे उनके भाषण में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ओबीसी को सामने ला रहे हैं, कास्ट सेंसस को सामने ला रहे हैं, क्या इस राजनीति के दम पे, मतलब क्या हम यहाँ से देखें कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीति की नई दिशा यहाँ पर तय कर दी है और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दो तीन चीजें हैं जो राहुल गांधी की आज शाहजहाँपुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और वो इन्होंने जो कहा रविकांत जी ने या प्रशांत जी ने, उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा एक अलग हटके है। वो ये है कि राहुल गांधी काला पीपल क्यों गए। एक थोड़ा सा एक बड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई 2 लाख के करीब वोटर्स होंगे और भोपाल के भी नज़दीक है, इंदौर के भी नज़दीक है, कोई बहुत दूरी नहीं है। दोनों स्थानों से कोई 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी होगी। राहुल गांधी जैसी पर्सनैलिटी को क्या केवल काला पीपल जाना चाहिए और क्या अचीव करने वाले हैं वो वहाँ मध्य प्रदेश में, चूंकि वो उनकी पहली विजिट एक लंबे अरसे के बाद हुई, तो राहुल गांधी का इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए। पहली चीज, काला पीपल में जो इलाका है वो मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी पिछली बार जीते थे और बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे, 14,000 के करीब वोटों से जीते थे। तो क्या कुणाल चौधरी के कारण या कुणाल चौधरी उनको लेकर गए? मतलब राहुल गांधी अगर इंदौर में बड़ी सभा करें, भोपाल में बड़ी सभा करें, लाखों लोग हों, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है एक इतनी बड़ी हस्ती का समझ में आता है कि वो इतना दूर चल के आए,
पहले इंदौर आए, फिर इंदौर से कमलनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से वो काला पीपल गए। एक तो ये भी है, और दूसरा ये भी है कि वो शाहजहाँपुर में भी जो नेता हैं कांग्रेस के, वो भी बड़े नेता हैं, सेवा दल के बड़े नेता रहे। दूसरा ये कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्योंकि मैंने पूरा भाषण सुना है, इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी बहुत सारी चीजें वहां की लोकल जो पॉपुलेशन है, उस इलाके की जो पॉपुलेशन है, उसको उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए जिस अंदाज में उनको करना चाहिए, जिस भाषा में करना चाहिए, जो इम्पैक्ट होना चाहिए। तीसरा ये कि उनके कहे में, जैसा आपने भी अपने प्रारंभिक उसमें कहा कि वो एक ही चीज को कह रहे हैं जगह जगह, तो वो उन्होंने कहा, और जिसमें ओबीसी को भी कहा, उन्होंने प्रमुखता से कहा, एक्सरे वाली बात भी कही। वहां के लोग उनकी जुबान को कितना आत्मसात कर पाए या कर पाएंगे, जिस लहजे में वो बात की उन्होंने, क्या वही लहजा इस चुनाव में मध्य प्रदेश में अपील करेगा? ये जो चीजें हैं, थोड़ी सी मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को अलग भी करती हैं और थोड़ा सा कांग्रेस के लिए चुनौती भी पैदा करती हैं। जिस विजिबिलिटी की बात रविकांत जी ने कही, वो विजिबिलिटी मध्य प्रदेश के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में या राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में है नहीं, मतलब पहुंच नहीं पाती है। उसका बेसिक रीजन ये है कि जो मीडिया है वो राहुल गांधी को यहाँ बहुत ज्यादा प्रेजेंट ही नहीं करता है। मतलब राहुल गांधी के आने की खबर आप देखें यहाँ के लोकल मीडिया में जी। तो आप पाएंगे कि बहुत ही दबाकर दी गई है, छोटी सी खबर दी गई है। और उनके जो फोटोज हैं या उनकी जो खबरें हैं कि जो वहाँ के बड़ाई या कारपेंटर से जो मिले या तमाम जगह मिले, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ जितना दिख जाता है सोशल मीडिया में या यूट्यूब पर, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये चैलेंजेस बता रहा हूँ जो राहुल गांधी की कम्युनिकेशन स्किल्स में भी। आज मैंने नोट किया कि राहुल गांधी कई चीज़ों में टूट रहे थे बोलते हुए, कई चीज़ों में लड़खड़ा रहे थे चीज़ों को बोलते हुए, और बहुत जल्दी उन्होंने वाइंड अप कर दिया। बहुत देर तक वो उन्होंने भाषण नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि वो एक औपचारिकता पूरी करने या किसी दबाव के चलते काला पीपल पहुंचे हैं, जो कि मैं एक मानता हूं कि बहुत बड़ा वेस्ट है। एक मतलब जिन इलाकों को प्रधानमंत्री मोदी टच कर रहे हैं, बड़े मास को जो टच कर रहे हैं, आदिवासी क्लस्टर को टच कर रहे हैं या और कहीं टच कर रहे हैं, उस हिसाब से राहुल गांधी की जो विजिट है मध्य प्रदेश की, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन, जो आप अगर राहुल गांधी पर केंद्रित करना चाहते हैं तो वो ये है कि उनको थोड़ा सा उनकी जो भी टीम है, उनके जो सलाहकार हैं, उनको एक तरह का जो, जैसे उन्होंने एक सवाल पूछ लिया मंच से कि कमलनाथ जी से कि बताइए कमलनाथ जी, हम कितने किलोमीटर चले थे भारत यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में। अब आप बताइए कि एक तो उनका पूछना और कमलनाथ जी जवाब नहीं दे पाए, वो हड़बड़ा गए। उन्होंने शायद 150-200 किलोमीटर कुछ बताया होगा और फिर रणदीप
सिंह सुरजेवाला ने शायद करेक्ट किया 300 350 मुझे ऐसा लगा कि जो इश्यूज थे, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं मध्य प्रदेश के, बहुत काफ़ी उन्होंने टुकड़ों में उसको एक्सप्लेन किया और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। वो राहुल गांधी अगर चाहते तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकते थे, जो कमलनाथ ने किया अपने प्रारंभिक भाषण में। पर लोग जो राहुल गांधी से सुनना चाहते थे या उनको महसूस कर, तो राहुल गांधी को देखना और राहुल गांधी जिंदाबाद करना और उनकी जो पर्सनल इमेज है वो तो, उसका तो ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ उस इलाके में, क्योंकि उनका आना और मौजूद रहना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। पर मेरा ये मानना है कि मतलब आप अगर देखें कि पिछले तमाम चुनाव में 2008 से 8 में भी बीजेपी जीती, 13 में भी बीजेपी जीती और 18 में भी बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस जीती काला पीपल में। काला पीपल में राहुल गांधी को दांव पर लगाना मैं थोड़ा सा कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से एक उचित नहीं मानता हूं। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के बाकी दौरों में या विजिट्स में, क्योंकि जिस तरीके से अपन चाहेंगे तो अगली दौर में बात करेंगे जी। 8 लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। उसमें 7 सांसद हैं, उन 7 सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्री हैं, एक जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का। उनको अलग अलग इलाकों में डाला है जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। विंध्य है, चंबल है, मालवा निमाड़ है, महाकौशल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौती, मैं ऐसा मानता हूं कि आगे है। पर अगर आपके ही सर्वे को हम देखें जो आपने किया था, तो वो चुनौती अब लगातार बढ़ती जाएगी राजीव जी, वो कम नहीं होने वाली है। इसलिए मैं राहुल गांधी की जो विजिट है उसको लेकर बहुत मैं एनकरेज नहीं हूँ। मतलब मैं उनके भाषण से प्रभावित जरूर हुआ, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि काला पीपल के लिए उनका जो भाषण होना था वो कोई अलग किस्म का भाषण होना था और उसमें कुछ इनकी टीम की तैयारी में कुछ चूक रह गई, मेरा ऐसा मानना है। जी जी, काला पीपल की जगह किसी और जगह पे राहुल गांधी जाते, क्योंकि पहली बार चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए और राहुल गांधी का ये पहला मैडन अगर कहें तो मतलब ये शुरुआत थी। मध्य प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी पहली बार उतरे थे और राहुल गांधी को किसी ऐसी जगह से अपनी शुरुआत करनी चाहिए थी जहां कुछ तहलका मचता, हंगामा मचता। और अलग अलग एरिया में, 5 एरिया में बांटा हुआ मध्य प्रदेश है, उसमें से किसी भी ऐसे एरिया के किसी मुख्यालय को चुनते तो ज़्यादा अच्छा होता, जैसा कह रहे हैं गर्ग साहब। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। चाहे आप प्रियंका गांधी देखिए, महाकौशल और ग्वालियर चंबल जा चुकी हैं, तो महाकौशल और ग्वालियर चंबल छोड़ करके आप अगर मालवा निमाड़ ही जाते और वहाँ के मेन सेंटर में जाते या मध्य प्रदेश के ऐसे मेन सेंटर में जाते, चाहे भोपाल ही क्यों नहीं हो, तो एक वर्थफुल होता। लेकिन आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं। इस बात को राहुल गांधी की टीम को समझना होगा, क्योंकि अभी समय कम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने में 7 बार से ज़्यादा मध्य प्रदेश के दौरे कर चुके हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में आज बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उसी बिलासपुर में जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग सप्ताह भी नहीं बीता है, जहाँ राहुल गांधी पहुंचे थे और वहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और 3 दिन बाद फिर पहुंचने वाले हैं मोदी छत्तीसगढ़ में। तो मोदी जो कर रहे हैं, आप ये नहीं कि आप उनकी नकल कीजिए, लेकिन आपके पास जो है उसमें कहां आपको प्रेशर लगाना है, दबाव डालना है, उसकी ज़रूरत है। बहुत सही आप कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जरा दीपक जी, किस ढंग से आप देखते हैं? रणनीतिक चूक होती है कई बार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात यहाँ, सेकंड राउंड में आऊँगा तो गर्ग साहब से उस विषय में भी चर्चा करेंगे हम, जो बात यहाँ राहुल गांधी छेड़ रहे हैं
और उसमें भी जाति आधारित जनगणना और ओबीसी को लेकर, और ओबीसी को लेकर के कई लोगों का ये मानना है कि 50-52% नहीं बल्कि वो 70-75% तक भी ये आंकड़ा जा सकता है, या 60-65 तक जा सकता है। और राहुल गांधी आज भी कह रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो भागम भाग मोदी जी की लगी हुई है वो परेशानी, क्योंकि ये तीनों राज्य और ओबीसी की संख्या भी, आदिवासियों की संख्या भी, दलितों की संख्या भी, तीनों में ये तीनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को देखिए तो, और इधर अगर आप राजस्थान आए तो वहाँ मुस्लिमों की संख्या भी है एरिया वाइज। तो इसलिए ज़रा समझना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेटजी अभी चल रही है कांग्रेस की, वो स्ट्रेटजी कितना आगे आपको दिखाई देती है कि हाँ एक लंबी लाइन खींच चुके हैं कांग्रेस के लोग। राजीव जी, निश्चित रूप से कि ओबीसी की बात करना, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एक और जो चीज है वो ये हमें माननी पड़ेगी कि ओबीसी जो तबका है वो सबसे, मेरे ख्याल से, इल इन्फॉर्म्ड है। सबसे, उसको अपनी ताकत का सबसे कम एहसास अगर है वो शायद ओबीसी के लोगों को ही है। अभी आप पूरे देश में देखिए तो कांवड़ यात्रा करने वाले सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो ओबीसी के लोग होते हैं। उन्हें अपनी सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही ताकतों का एहसास जो है वो शायद नहीं है। राहुल गांधी उस बात को उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको कम्युनिकेट कैसे करेगी कांग्रेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी ओर इशारा जो है गर्ग साहब ने भी किया। तो ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के बाकी लोग, मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं, मेरा कोई जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव है वो कोई सार्वभौमिक नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है। मेरे यहाँ एक कारपेंटर है जिसका लड़का नवोदय में पढ़ता है, बच्चा बहुत गरीब कारपेंटर है। उसको मैंने यूं ही पूछा तो उसने बताया कि मेरा बच्चा जो है वो नवोदय में चला गया। तो मैंने पूछा, आपको पता है कि नवोदय स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो उसका कहना था कि मोदी जी ने की है। अगर ओबीसी वर्ग, और वो अच्छा खासा, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही छोटे से गांव में रह रहा हो, शहर में रह रहा है, लेकिन उसका अपना बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी स्थापना कांग्रेस की देन है, और जो राजीव गांधी की देन है ये उसे नहीं पता। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सामाजिक रूप से अपनी ताकत का एहसास बिल्कुल नहीं है ओबीसी को, और ओबीसी है सही मायनों में आप देखिए तो हिंदुत्व की पालकी पूरे देश में कौन ढो रहा है? वो ओबीसी समाज ही ढो रहा है। उसे लगता है कि बस हम दलितों से ऊपर है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो जाना चाहता है सवर्णों की तरफ। इसी उहापोह में और इसी कंफ्यूजन में उस ओबीसी ने अपनी राजनीतिक ताकत को भी खो दिया है। वरना आप देखिए कि ये जो तीनों राज्य हैं, तीनों राज्यों में ओबीसी काफी बड़ी संख्या में तो है ही, और इसमें से 2 राज्य तो ऐसे हैं कांग्रेस के जहां दोनों ही ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं। तो और कुल जमा कांग्रेस के पास 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी के हैं। लेकिन ये बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है, दुर्भाग्य से ओबीसी के बीच ही नहीं पहुंच रही है। और दूसरी बात जो गर्ग साहब ने ये की कि वहां पीपल खेड़ी जैसी जगह में इस कार्यक्रम को करना मतलब कांग्रेस की अपनी ताकत को जो है या इन्वेस्टमेंट को बेकार करना है। इसके विपरीत आप देखिए मोदी जी आज बिलासपुर में थे, अभी कुछ दिन के बाद आएंगे तो बस्तर जाएंगे, और उसके बाद एक क्षेत्र रह जाएगा छत्तीसगढ़ का, और वो रह जाएगा सरगुजा का क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ 8, 10, 15 दिनों में, महीने भर में वो सरगुजा को भी कवर कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने विरोधियों से अच्छी बातें भी कांग्रेस को फॉलो करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी, और अगर आप उसको मात देना चाहते हैं तो आपको पूरा पीछा करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस इस समय अच्छे खासे जिसको कहते हैं कि उत्साह है उसका बढ़ा है, और ये बात तो लग रही है कि बीजेपी जो है वो परेशान है उसके इससे। राहुल गांधी की ये जो लोगों से, नीचे के लोगों से जाके मिल रहे हैं, उसमें मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है। वो अच्छी बात ये है कि वो राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हैं, वो बड़ा पर्सनल टच वो दे रहे हैं, और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, सुन रहे हैं। वो कोई ये नहीं बता रहे हैं कि आप उसके बाद हमें वोट दीजिए या कांग्रेस ने आपके लिए ये किया वो किया, वो नहीं बता रहे हैं। वो उसके लिए सही मंच पर जा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अभी जो काम है वो कांग्रेस के लोगों का है, कार्यकर्ताओं का है। मुझे यही लगता कि हमारे जो सामाजिक समीकरण है उससे खुद कांग्रेस के नेता कितने वाकिफ है ये देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल गांधी के हाथ में 2 बड़े हथियार आ गए हैं। एक महिला आरक्षण वाला जो है, ये बात भी बताई जानी है लोगों को कि इसको लाने वाले हम ही थे सबसे पहले, और ओबीसी का मामला जो है उसमें भी आगे बढ़कर कांग्रेस को लेना पड़ेगा श्रेय, ये हमारी ही देन है। राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। और अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं ओवरऑल राहुल गांधी की रणनीति को? अगर देखा जाए, राहुल गांधी तेलंगाना भी फोकस कर चुके हैं, राहुल गांधी राजस्थान भी फोकस कर चुके हैं, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ भी गए और आज पहली दफ़ा वो यहाँ मैदान में उतरे थे, चुनावी मैदान में। और ओवरऑल देखा जाए तो राहुल गांधी के भाषण से लेकर उनकी रणनीति, कांग्रेस की रणनीति, क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। आपका हेडफोन काम नहीं कर रहा है शायद, निकाल के जी। देखिए। अब आई आवाज? जी अब आ रही है जी, आवाज। तो मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की जहाँ तक रणनीति का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की रणनीति अपनी है तो ठीक है। जैसे आज वो जहाँ थे, अब वो ये हो सकता है कि वो क्षेत्र जहाँ चुना गया उनको ले आने के लिए वो ठीक नहीं हो, लेकिन वहाँ से उन्होंने मुद्दे सारे जो थे वो एडजस्ट किए, जिन मुद्दों पर उनको चुनाव में जाना है, विधानसभा चुनाव से लेकर के और लोकसभा चुनाव तक। और यहाँ तक कि जब वो अपना भाषण खत्म कर चुके तो उसके बाद कमलनाथ जी ने उनको याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण जो था वो कमलनाथ की सरकार ने दिया था, तो उसको लौट के फिर आकर के उन्होंने पुनः जिसे कहते हैं वो कहा उन्होंने वहाँ आकर के कि वही कमलनाथ जी ने याद दिलाया। और ये भी उन्होंने वहाँ बताया कि हमारे जो 4 मुख्यमंत्री हैं उनमें 4 में से 3 हमारे जो है वो ओबीसी हैं, और महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा जो है वो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बात करी, और किस तरीके से जो केंद्र में सचिव हैं उनमें ओबीसी कितने हैं, वो कितना बजट को जो उनको एलोकेट होता है, उसकी बात उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ उठाई। तो यानी जिस एजेंडे पर वो जाना चाहते हैं वो एजेंडा तो उन्होंने अपना वहाँ साफ तौर से रखा। अब वो एजेंडा वो क्षेत्र के लिए हो या ना हो सकता है वहाँ के कुछ अलग क्षेत्रीय समीकरण हो, लेकिन वो ओवरऑल जिस तहत जाना चाहते हैं चुनाव में, उसको उन्होंने ठीक तरीके से मुझे लगता है कि संबोधित किया। अब ये वहाँ की स्थानीय टीम की गड़बड़ी हो सकती है कि उन्होंने ठीक तरीके से जगह चुनी कि नहीं चुनी कि जहाँ भाषण होना चाहिए उनका वहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अभी समय है तो सब चीज़ें सब टीम अब ध्यान देगी, कमियाँ जब आएंगी सामने निकल करके, और जब ये चर्चाएं सब होंगी तो उनके पास तक पहुँचेंगी। लेकिन जो राहुल गांधी जिस तरीके से राजीव जी आज तीर चलाए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो घायल है, और उसके तुरंत तरीके से जो जवाब आने लगे हैं उससे भी साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल के तीरों से घायल तो हो रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब वो चुनाव किस दिशा में जाता है, कहाँ जाता है, वो अलग का मसला है। जहाँ तक सवाल ये है कि ये पिछली राजनीति क्या रही, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ एक ओबीसी चिंतक हैं, उन्होंने मंडल आयोग पर ये लंबी चौड़ी किताब लिखी है, वो एक दिन कमेंट कर रहे थे कि ओबीसी को जो बढ़ावा नहीं दिया कांग्रेस ने, और पहले था ओबीसी को छोड़ते नहीं थे। तो मैंने उनसे अपने जिले के बड़े कुर्मी नेता थे उनका नाम पूछ लिया, तो उन्हें नहीं मालूम था कि उनको नहीं जानते थे। गोवर्धन सिंह राठौर जो एक बड़े क्रांतिकारी हुए, योगेश चटर्जी वो उनके साथी थे और बड़े क्रांतिकारी थे और बड़े कांग्रेस के नेता थे, लेकिन चूंकि वो उस तरीके की जो जातिगत अस्मिता है उसकी कांग्रेस ने राजनीति नहीं की, तो किसी को मालूम ही नहीं कि गोवर्धन सिंह राठौर जो थे वो ओबीसी भी थे। तो यही है कि बड़े बड़े नेता रहे वहाँ, बड़े बड़े लोग रहे, लेकिन चूंकि वो जातिगत अस्मिता की राजनीति नहीं हुई तो इसलिए समझा ही नहीं गया कि कांग्रेस के अंदर कोई ओबीसी भी है। तो ये कमियां जो अब इसको आप कमियां कह सकते हैं और अच्छाइयां भी आप कह सकते हैं, दोनों तरह की चीज़ हो सकती हैं कि जातिगत अस्मिता की बात नहीं की लेकिन लोगों को सक्षम करने का और मजबूत बनाने का काम किया, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो राहुल गांधी तो जिन चीज़ों को लेकर क्या बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वो राहुल गांधी भी उन चीज़ों को अब जताना भी चाहते हैं कि हम जो कर चुके हैं, हम जो हम करना चाहते हैं वो हम बता भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अंतर है। जैसे अब गए राहुल गांधी वहाँ कीर्ति नगर में, अब वो कीर्ति नगर में गए जो कारपेंटर्स के बीच में, तो वहाँ जाके हम लोगों ने अपने चलाया भी ये वीडियोस में, वो कारपेंटर बता रहे हैं, शर्मा जी हैं कोई, कि राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि जो विश्वकर्मा योजना आई है तो उस विश्वकर्मा योजना का आपको कोई लाभ मिला कि नहीं मिला। तो यानी राहुल गांधी ने वो वर्ग अपना तय कर लिया है जिसके पास राहुल गांधी को पहुंचना है, और राहुल गांधी को उन बातों को भी उस वर्ग तक पहुंचाना है, वो राहुल गांधी ने तय कर दिया। तो कारपेंटर ने कहा उनसे, शर्मा जी ने, कि नहीं अभी तक तो हमारे पास कोई उसका नहीं आया, कोई लाभ अभी तक नहीं मिला, जब जमीन पे आएगी योजना तब देखा जाएगा क्या मिलता है नहीं मिलता है। यानी कि जो मोदी जी इस बड़े लंबे चौड़े तरीके से जिस लेकर के आए योजना को, उस योजना के पीछे भी राहुल गांधी लग गए कि इसका जो है सही इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है या सिर्फ ये चुनावी योजना है। तो मुझे लगता है कि जब तक चुनाव आएगा तब तक आते आते इस विश्वकर्मा योजना की हवा भी जो है राहुल गांधी कायदे से निकालेंगे,
तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो राहुल गांधी के तीरों को समझ रही है कि ये तीर किस निशाने पे चल रहे हैं और कहाँ चले जाने हैं। तो अब ये देखना होगा राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी इनसे बचती कैसे है। घायल तो निश्चित तौर पर हो रही है, और बचाव का तरीका ठीक है निकाल पाती है नहीं निकाल पाती है, और चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है या भारतीय जनता पार्टी राहुल से अपना बचाव कर पाती है। जी राजीव जी बिल्कुल 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 जरा आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कैसे आप देखते हैं खासकर स्वामी जी खासकर राहुल गांधी की रणनीतियों को अगर देखा जाए तो रणनीतिक तौर पर क्या राहुल गांधी सही दिशा में चल रहे हैं? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटेजी में चल रहे हैं और मोदी जी बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी में चल रहे हैं। अगर काला पीपल में उन्होंने अपना चुनाव का वो किया, बड़े बड़े शहरों में अपनी मीटिंग रखना कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। छोटे कस्बों में और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आप साध सकें वो स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि राहुल गांधी की रणनीति वही है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ डिबेटर नहीं चुन रहे हैं, यहाँ चुन रहे हैं हम कम्युनिकेटर, और राहुल गांधी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोदी जी डिबेट कर रहे हैं। देखिए, पहले भी कह चुका हूं, ईएमएस नंबूद्रीपाद केरला के कई बार मुख्यमंत्री रहे, हकलाते थे, वी डोंट नीड डिबेटर्स, वी नीड कम्युनिकेटर्स। गांधी जी बहुत अच्छे भाषण नहीं देते थे, लेकिन गांधी लोगों की संवेदनाओं को छूते थे। राहुल गांधी लोगों की संवेदनाओं को छू रहे हैं। और सुनिए, ये वसुंधरा राजे जी की जो बड़ी बहन है, उन्होंने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जो आज तक कभी चुनाव नहीं हारी हैं अपने क्षेत्र में। इसका मतलब यह है कि राहुल की स्ट्रेटेजी परफेक्ट है। और दूसरी बात, एक और आखिरी बात, आपने वो किस्सा सुना होगा, एक आदमी गधे को लेकर जा रहा था अपने बेटे के साथ, तो पैदल चल रहे थे, गधा पैदल चल रहा था। लोगों ने कहा कि भाई ये गधा चल रहा है, ये दोनों पैदल क्यों चल रहे हैं? उस दोनों बैठ गए। लोगों ने कहा देखो दोनों बैठ गए, गधा बेचारा मर जाएगा। उसने बेटे को बिठा दिया, बाप नीचे चलने लगा। लोगों ने कहा देखिए बेटा जो है गधे पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। बाप बैठा, लोगों ने कहा देखो बेटे को उतार दिया, बाप बैठा है। देखिए, आलोचना करना बहुत आसान है। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी परफेक्ट है। चुनाव जो उन्होंने क्षेत्र का चयन किया है, जिन लोगों से मिल रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मोदी जी ओरेटरी दिखा रहे हैं, मोदी जी डिबेट कर रहे हैं, राहुल गांधी कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं आज की तारीख में बड़े बड़े नेता, अभी आप हरियाणा के अंदर देखिएगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ ही दिनों में बीजेपी छोड़ने वाले हैं। अगर बीजेपी छोड़ के लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े नेता लाइन लगाए खड़े हैं। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी की सफलता का मंत्र है ये। राहुल गांधी वास्तविकता में जो स्ट्रेटेजी चाहिए वही स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, और मोदी जी जो स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली राहुल गांधी इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। जी प्रोफेसर रविकांत जी, आप कैसे देखते हैं स्ट्रेटेजिकली? देखिए, डेफिनेटली राहुल गांधी जहां पहुंच रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो संवाद कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस देश के मर्म को छू रहे हैं। और उन समाजों को जो हाशिए पर धकेल दिए गए, जिनकी लगातार अवहेलना हो रही है, जिनको केवल मुखौटे दिए गए, जिनके एस्पिरेशन को खत्म कर दिया गया, जैसे जो विश्वकर्मा योजना है, अगर आप देखिए, और मैं भी मानता हूं, अभी गर्ग साहब ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट रही हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि राहुल गांधी ने अभी विश्वकर्मा योजना को लेकर के क्यों काउंटर नहीं किया। जो विश्वकर्मा योजना है वो नाई के बेटे को नाई बनाने की योजना है। क्यों भाई मोची का बेटा सिर्फ मोची बनेगा, कुम्हार का बेटा क्यों कुम्हार बनेगा? कांग्रेस पार्टी ने अपने 60-70 साल के शासनकाल में जो दलितों का अपलिफ्टमेंट हुआ, जो ओबीसी आईएएस बना, जो कलेक्टर बना, जो एसपी बना, इंजीनियर बना, एमबीबीएस करके, एमबीए करके जो बाहर भी गया, अब आप मोदी जी उसको वहीं पहुंचा देना चाहते हैं, वो वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को इस बात को भी रेखांकित करना चाहिए
कि हमारा जो सपना है वो इस देश के वंचित तबके को भी डीएम, कलेक्टर, एसपी और एमबीए करने का सपना हम दिखाएंगे। ये होना चाहिए। मोची का बेटा क्यों नहीं साहब इंजीनियर बनेगा, क्यों नहीं प्रोफेसर और डॉक्टर बनेगा? ये सवाल भी उनको एड्रेस करना चाहिए। ये अभी एक तरह से रणनीति अभी बाकी है। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि रणनीतिक चूक है, वो अभी अगला स्टेप जरूरी है वहां पर। और दूसरा कि जो इस देश की समस्याएं हैं बखूबी उनको राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। और जो गर्ग साहब ने भाषण की बात की, मुझे लगता है कि हाँ उसमें सुधार की जरूरत है। डेफिनेटली एक अच्छे कम्युनिकेटर की जरूरत है, क्योंकि जो जनमानस है वो चाहता है कि जो हमारा हीरो है, जो हमारा लीडर है, वो बहुत अच्छा भाषण भी दे, हमारे दिल की बात कहे, और ये भी कि वो उस तरह से कम्युनिकेट भी करे। समस्या जहां मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी बाहर से पढ़ के आए हैं, उनके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं वो भी अंग्रेजीदा हैं, वो भाषण हिंदी में करते हैं, लेकिन जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं। राहुल गांधी को ये काम करना चाहिए कि जिन लोगों से भी वो अनौपचारिक बात कर रहे हैं वो हिंदी में करनी चाहिए। आप अटकते तभी हैं जब आप अंग्रेजी में सोच रहे होते हैं और हिंदी में बोल रहे हो। ये चीज दुरुस्त करने की जरूरत है। लोग चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो राहुल गांधी, और वो तो जरूर चाहते हैं जो उनके शुभ चिंतक, कि जो उस किसान को, जो उस हाशिए पर खड़े हुए दलित को, आदिवासी को जो बात समझानी चाहिए इस ढंग से। मोदी जी तो अपना झूठ भी बेच लेते हैं। मोदी जी ने लोगों को जो ठगा है, जिसने, वो क्या है, वो शब्दों की ही कारीगरी। हालांकि इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी बहुत सच्चे इंसान है, लेकिन वो आदमी इस बात को समझे ना पहले कि जो बात कही जा रही है वो दिल से निकल रही है, वो कई बार अटकती भी है। लेकिन ये बात कांग्रेसियों को पहुंचानी है, उससे बेहतर है कि राहुल गांधी अपनी जबान को मांझ लें, उसको वैसे ही दुरुस्त कर लें, और वो बहुत आसान है। और मैं आपके मार्फत ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ नहीं करना है, केवल अपने आसपास के लोगों के साथ हिंदी में बातचीत उनको करना है। उसके जरिए वो हिंदी में सोचेंगे और हिंदी में बात करेंगे। उनकी डिग्री पर सवाल नहीं है राजीव जी। उनको हिंदुस्तान जानता है कि वो एमफिल तक उन्होंने पढ़ाई की है, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, डेफिनेटली बहुत प्रबुद्ध हैं। और लेकिन जनता की बात करने के लिए उस जबान को भी मांझने की जरूरत है। जी जी जी। प्रशांत टंडन जी, राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी। पहले जरा बीजेपी की स्ट्रेटेजी में बात कर लें। जी ठीक है। देखिए राजीव जी, मैच हो रहा है और उस मैच में बहुत प्रैक्टिस है आपकी टीम की, और कोच बहुत बढ़िया है, और दर्शक दीर्घा में भी आपके समर्थक बहुत बढ़िया है, भरे पड़े हैं। लेकिन मैच के 1 घंटा पहले अगर कैप्टन बदल देंगे तो आप मैच हार जाएंगे। जिस कैप्टन के साथ टीम ने प्रैक्टिस की है, और बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में यही कर चुकी है कि मैच शुरू होने से पहले उसने कैप्टन हटा दिए। अब बात कांग्रेस की। देखिए राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, मैं आइडियोलॉजिकल जो वैचारिक दिशा राहुल गांधी के भाषण से मिल रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो वो वैचारिक दिशा क्या मिल रही है कि कांग्रेस के लोग अभी तक, जब से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस को, कभी इस भाषा में बात नहीं करते थे कि 90 सचिव हैं और उस 90 सचिव स्तर के लोगों में केवल 3 ओबीसी के हैं। ये बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क राहुल गांधी ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं
बात हो रही थी कि कौन किसको वोट देता है, अभी भी अधिकांश ओबीसी जातियां या ओबीसी समाज सेकुलर पार्टियों को ही वोट देता है। अगर डेटा निकाला जाए इसका, तो सीएसडीएस का या दूसरा डेटा जो उपलब्ध है, 90 से 80% हिंदू अपर कास्ट बीजेपी को वोट देता है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए और आप देखिए, तो अधिकांश, देखिए वो कांग्रेस को वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है किस भी समाज का, लेकिन राहुल गांधी को गाली देने वाले, उनको बदनाम करने वाले, उनको दुनिया भर की तमाम सारे विशेषणों से वो एड्रेस करने वाले लोग हिंदू अपर कास्ट ही होते हैं। आप जाइए सोशल मीडिया पे सरनेम देख लीजिए उनके। तो ये जब वो छोड़ ही चुका, और कांग्रेस के लोगों को ये बड़ा मोह, बिना मतलब का मोह था कि जो तबका आपको 25 साल पहले से छोड़ चुका, उसने अपनी एक पार्टी चुन ली, वो उसको आप पाल पोस रहे थे, वो तो आपका है ही नहीं, आप उसको दूध पिला रहे थे, और वो आपको मौका लगता है तो डसता है। तो राहुल गांधी ने बहुत ही पॉलिटिकली कैलकुलेटिव रिस्क लिया है और ये दिशा तय की है। जगह कोई भी हो, कई बार शिमला समझौता मुंबई में भी हो सकता था, बेंगलोर में भी हो सकता था, लेकिन शिमला में हुआ। तो कई बार ऐतिहासिक क्षणों में कोई एक जगह चुन ली जाती है। वो जगह का चुनाव के बारे में जानता नहीं हूँ कि वो क्यों चुनी गई, लेकिन जो वैचारिक दिशा राहुल गांधी की स्पीच से आज मिल रही है, ये इतनी स्पष्ट तरीके से, इतने साफ तरीके से कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं आई थी। इस पे अब पार्टी को काम करना चाहिए, माइक्रो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। ये इम्पोर्टेंट संदेश वहां से आता है। और दूसरी की देखिए, जो इम्पोर्टेंट वहां से देखिए, मंडल कमीशन, जो कास्ट सेंसस की बात है, 1931 में सेंसस हुआ था। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। 1931 में क्या ट्रांसपोर्ट के साधन थे, डेटा कलेक्शन के क्या मैकेनिज्म थे, डेटा की एनालिसिस कहाँ से होती थी, प्रोफेसर अखिल स्वामी बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर। लेकिन आज जब कंप्यूटर्स हैं, आज जब डेटा का जब ट्रांसपोर्ट के साधन है, ट्रेनिंग है, और बाकायदा डेटा साइंस एक फैकल्टी के तौर पर जो है वो डेवलप हो गई, साइंस के तौर पर डेवलप हो चुकी है, तब ये नए सिरे से काम होना चाहिए कास्ट सेंसस का। और दूसरी एक आखिरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित होती है। राहुल गांधी वो सोशल इंजीनियरिंग पर लगातार छेद कर रहे हैं, चाहे वो रंधा चला के, चाहे वो कुली की कपड़े पहन के, चाहे और जगह जाके, वो उस तरीके से। और दूसरा कि जो वैचारिक दिशा वो पार्टी को दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे पार्टी को काम करना चाहिए। राजीव जी जी, गर साहब, जो सोशल इंजीनियरिंग का जो मामला है, उसमें राहुल गांधी कहाँ आपको दिखाई देते हैं? देखिए राजीव जी, एक जो इस समय इंदौर में या इस पूरे इलाके में, उज्जैन संभाग में, जिसका कि ये पूरा इलाका है, देवास पार्लियामेंट्री सीट भी है, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी जहां गए थे वो इलाका भी है, पोलाय कला जी। वहाँ एक घटना हुई अभी उज्जैन में कि एक 12 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई। वो 8 किलोमीटर तक दौड़ती रही, किसी ने मदद नहीं की, और वो रिक्शे वाले ने उसके साथ बलात्कार किया उज्जैन में। और वो सतना की लड़की थी और दलित परिवार की लड़की थी। और इंदौर में उसका इलाज चल रहा है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला उनसे मिलने भी गए थे, और कमलनाथ ने भी उसको काफ़ी चर्चा में लाया था। ये उसी इलाके की है जहां पेशाब कांड हुआ था विंध्य का, और ये
700-800 किलोमीटर चल के लड़की घर से मिस हो गई थी, भाग के या किसी तरह पहुंची थी। मध्य प्रदेश में या जिस इलाके में राहुल गांधी भाषण कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध या पिछड़ी जातियों के प्रति अपराध चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड स्थिति है, भ्रष्टाचार की भी रिकॉर्ड स्थिति है। क्या इश्यूज हैं मध्य प्रदेश में? एंटी इनकम्बेंसी किस चीज को लेकर है? जी। एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार को लेकर है, आए दिन की हत्याओं को लेकर है, प्रशासनिक कोलैप्स को लेकर है, कई चीजों को लेकर है। क्या राहुल गांधी उनको उन सारे मुद्दों को टच करना चाहेंगे कि नहीं टच करना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा ओबीसी हैं राजीव जी। जी। पर उन ओबीसी में हिंदूज भी हैं, बहुत सारे हिंदूज हैं। शेड्यूल्ड कास्ट हैं 16%, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं 21% के करीब हैं, मुस्लिम हैं 6-7% मुस्लिम हैं, और रिजर्वेशन में ओबीसी को 14% है सिर्फ। मतलब आप सोचिए कि 50% से ज़्यादा ओबीसी हैं, 52%, 53%, 2011 के आंकड़े हैं, और रिजर्वेशन में, जॉब रिजर्वेशन में 14% है। और ये प्रशांत जी ने ठीक कहा था कि अर्जुन सिंह का, यानी सबसे ज़्यादा जो ओबीसीज को लेकर जो काम किया वो या तो अर्जुन सिंह ने किया या वीपी सिंह ने किया। और ये भी सही है कि इन्होंने अर्जुन सिंह का नाम नहीं लिया। जो कांग्रेस की हुकूमत हैं, दिग्विजय सिंह ने बहुत काम किया पिछड़ी जातियों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर बहुत बड़ा काम किया। मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी से यहाँ बहस करने के लिए बैठा नहीं हूं और न करना चाहता हूं, क्योंकि ये फोरम नहीं है उनसे बहस करने का, डिबेटर का और वक्ता का, क्योंकि गांधी जी को उनसे ज़्यादा मैं जानता हूं। पिछले 50 सालों से गांधी जी का ही काम कर रहा हूं मैं। मतलब जीवन ही गांधी जी से शुरू किया था 1967 में, तब पता नहीं अखिल स्वामी कहाँ थे। इसलिए ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, और चुनाव कैसे लड़ रहे हैं भी नहीं है, चुनाव कैसे लड़ना चाहते हैं। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री रीवा में थे, 27 जून को भोपाल में थे, 1 जुलाई को शहडोल में थे, 12 अगस्त को सागर में थे, 14 सितंबर को सागर में थे, 25 सितंबर को भोपाल में थे। जो 7 लोगों को इन्होंने चुनाव लड़वा रहे हैं, और अभी आगे हो सकता है कि ज्योतिरादित्य को भी, जिन इनकी बुआ जी का इन्होंने नाम लिया, उसको लड़ा दें वहां से, शिवपुरी से यशोधरा राजे को। इनके जिम्मे 50 सीटें हैं, ये 6 लोगों के जिम्मे है लोक विधानसभा की। ये पूरा का पूरा चुनाव स्ट्रेटेजी का चुनाव हो गया है। जब से मोदी जी ने इसको, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है जीतने को।
यहाँ बैठ के मुझे ज्ञान की बातें नहीं करना है। मैं भी कर सकता हूं ज्ञान की बातें, मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। और स्ट्रेटेजी की बात यह है कि राहुल गांधी के कद का आदमी जो पहली बार कूदा है मैदान में, क्या 2 लाख के वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है, वहां जाएगा क्या? और वो उसको ब्रीफिंग नहीं होगी कि 100 किलोमीटर दूर उज्जैन में क्या हुआ है और कितना गुस्सा है इस सरकार के प्रति इस समय उस घटना को लेकर। राहुल गांधी चाहते तो आधे घंटे का भाषण दे सकते थे मध्य प्रदेश में अपराधों पर, महिला सुरक्षा पर। इतने मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के, व्यापम की मौतों को लेकर हैं, किसानों की, उन्होंने जिक्र किया किसानों का, बहुत ही आधा अधूरा जिक्र किया, 18 साल का जिक्र किया उन्होंने। वो उसका जिक्र नहीं किया कि मंदसौर में गोलीकांड हुआ था और ये खुद पटवारी के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के उस इलाके में गए थे जीतू पटवारी के साथ। किसानों पर गोलीकांड हुआ। यहां मुद्दा यह है राजीव जी कि आपके सामने चुनौती क्या है, सामने वाला क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस क्या कर रही है। यह है मुद्दा कुल मिलाकर। मैं कोई यहां कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं और प्रवक्ता भी नहीं हूं। मैं जो एक विश्लेषक के नाते मुझे जो नजर आ रहा है वो बोल रहा हूं मैं। अब प्रोफेसर अखिल स्वामी ज्ञान देना चाहते हैं तो मैं ज्ञान ले लूंगा उनसे, क्या है, वो हो सकता है मेरे से उम्र में बहुत बड़े हों, मैं 77 का हूं, वो 90 के होंगे। आपसे छोटे हैं वो, उम्र में आपसे नहीं छोटे नहीं, हैं। पर ज्ञान देने में तो बड़े हैं ना सर। नहीं, मतलब किस तरह की बात जी। किस तरह की बात करना चाहिए आपको डिबेट में। सर वो इसलिए ज्ञान देने को मेरे को आदत हो गई। तो ये जो इश्यू है, शिक्षक रहे हैं ना, तो ज्ञान देने की आदत हो गई है। खैर, हम सब एक ही मंच पे बैठे हैं, सबके अपने विचार हैं। और गर्ग साहब, लेकिन आपके जो विचार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये होना चाहिए, कम से कम खुल करके बात तो होनी चाहिए। और जहां स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस गलती कर रही है उसको भी बताना चाहिए, और वही शुभचिंतक होते हैं। हम न किसी बीजेपी के शुभचिंतक हैं न कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, लेकिन जो सही है और कम से कम जो होना चाहिए समाज में, और आज राहुल गांधी जो कर रहे हैं उनको अगर सही दिशा दी जाए तो इसमें बुराई कोई नहीं है। और बिल्कुल सही है कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी, और खासकर देखिए नरेंद्र मोदी, जो अभी आप गिना रहे थे कि किस किस तारीख को नरेंद्र मोदी पहुंचे मध्य प्रदेश में, 7 बार जा चुके हैं। और हाल फिलहाल में, छोटी मोटी बात नहीं है, राजस्थान लगातार, देखिए पिछली बार अभी सप्ताह भर पहले ही भोपाल से सीधे जयपुर पहुंचे थे। अभी 4-5 दिन पहले की बात है जिस दिन राहुल गांधी थे बिलासपुर में। तो ये तो है। और ये जी गर्ग साहब, साल भर में 13वीं बार पहुंचे हैं राजस्थान में। तेरह महीने 12 महीने में 13वीं बार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री वहां पर राजस्थान में। उनको पता है करना क्या है। इसे 13वीं कहते हैं, 13वीं। हाँ, वो अब आप कह सकते हैं सर, मैं नहीं कह सकता ना। मैं इस तरह से नहीं कह सकता 13वीं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, खैर, तो बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी, और उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत कांग्रेस को है।
कांग्रेस के तमाम लोग हमारे इस प्रोग्राम को बहुत गंभीरता से देखते हैं। उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं और राहुल गांधी को जिस प्रकार आगे की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसमें लोकल इश्यूज को ज़रूर उठाना चाहिए। जिन बातों को यहाँ गर साहब कह रहे थे, चाहे वो मंदसौर की घटना हो, किसानों के 6 किसानों की हत्या वाली बात हो, चाहे आप याद कीजिए कि अभी जो बात बता रहे थे, वो बच्ची 12 साल की बच्ची, सतना की बच्ची जो है, वो उज्जैन में उसके साथ जो कुछ होता है और वो तड़पती हुई चल रही है, लेकिन तन पे कपड़ा नहीं पूरा, और उसके बाद कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। ये घटना भी दिल दहलाने वाली घटना है। और ऐसे घटनाओं को खासकर राहुल गांधी को अपने भाषणों में, मतलब ये लोकल ऐसे इश्यूज हैं जिसको तुरंत उठाना चाहिए, और न सिर्फ राहुल गांधी को, लोकल नेताओं को भी, कांग्रेस को भी। आप याद कीजिए, ऐसी घटना अगर कहीं और हो जाए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इससे पहले जो मणिपुर की बात हो रही थी, तो उन्होंने उसमें जोड़ दिया था राजस्थान का नाम और छत्तीसगढ़ का नाम। और राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और तमाम उनके नेता जो हैं वो राजस्थान का जिक्र करने लगे, लेकिन आप मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं करते हैं जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं करते जहां कितनी दलित लड़कियों के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये सब हैं और इन चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा, बहुत पुरजोर तरीके से लाना होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही बात यहाँ कही जा रही है, और इस चीज़ को रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप लोकल इश्यूज को अगर नहीं उठाएंगे, जैसे आज व्यापम के मसले को राहुल गांधी ने सिर्फ टच किया। व्यापम के मसले पे अभी तक एक आंदोलन कांग्रेस खड़ा क्यों नहीं कर पाई, जहाँ कितने लोग मर गए या मार दिए गए। अब ये छानबीन जांच का विषय है, लेकिन उसमें जितने लोगों के नाम आए, सब कहीं ना कहीं आज न कल वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, उस विषय में आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई। कमलनाथ जी की सरकार 14 महीने थी, उस 14 महीने में उस फाइल को खोला क्यों नहीं गया। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों पे आज जवाब मांगने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं शिवराज सरकार से, ताकि आप घेर पाएँ। और इस काम में बहुत चतुराई के साथ बीजेपी दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री की मर्यादा को बिल्कुल किनारे रख कर के तमाम चीज़ों पे चले आते हैं, लेकिन राहुल गांधी को और उनकी टीम को ये सब करने की ज़रूरत है। बहुत काम कर रहे हैं राहुल गांधी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यही है कि कुछ लोकल इश्यूज को यहाँ सामने लाना पड़ेगा, तभी आप चुनाव में आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत बढ़िया, अच्छी चर्चा आज